मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे साहित्य सागर में लेसन नंबर 7 संदेह, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। थोड़ा इनका परिचय लेंगे। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुधनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी की विधिवत शिक्षा मात्र 8वीं तक ही हुई थी। घर पर ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया। बाल्यकाल में ही साहित्य एवं कविता के प्रति इनकी गहन रुचि थी। 9 वर्ष की अवस्था में कलाकार उपनाम से इन्होंने एक सुंदर छंद की रचना की थी। आपने प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी, किंतु बाद में खड़ी बोली में लेखन कार्य आरंभ किया। प्रसाद जी प्रतिभाशाली एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं मूर्धन्य साहित्यकार थे। आपने कहानी, निबंध, उपन्यास, नाट्य एवं काव्य रचनाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनकी गद्य रचनाओं में कवि मन की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति एवं भारत के स्वर्णिम अतीत के प्रति आपका मोह स्पष्ट झलकता है। अब इनकी कहानी संग्रह देखेंगे। आकाश, दीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी और छाया इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाट्य हैं अर्थात नाटक हैं। कंकाल, तितली उपन्यास हैं। काव्य और कला, निबंध रचना तथा इनका महाकाव्य जो है वह है महाकामायनी। आंसू, झरना और लहर काव्य रचनाओं के नाम हैं, लेकिन इन काव्य रचनाओं में सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण कामायनी है। 15 नवंबर सन 1937 को अल्पायु में ही जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया था। अब देखेंगे हम जो लेसन का नाम है संदेह। संदेह का अर्थ होता है शक करना, किसी पर आशंका करना अर्थात संदेह। तो यहाँ पर जो हम लेसन देखने जा रहे हैं, जो पाठ देखने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि व्यक्ति जो इसमें हैं वो सभी व्यक्ति एक दूसरे पर शंका करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इनके जो मुख्य पात्र हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले राम निहाल। तो राम निहाल कैसा व्यक्ति है? एक शंकाशील व्यक्ति है, जो आलसी खोर भी कह सकते हैं। दूसरा पात्र है इसमें श्यामा। श्यामा जो लड़की है अर्थात स्त्री है, जो विधवा है, जो अकेली रहती है। तीसरा पात्र है इसमें मोहन बाबू, और मोहन बाबू की पत्नी है मनोरमा। इस प्रकार से ये हमारे मुख्य 4 पात्र हैं। पहले हम इन 4 पात्रों का चरित्र चित्रण देख लेंगे कि इन सबके पात्रों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इस लेसन का भावार्थ समझेंगे। भावार्थ अर्थात कथानक समझेंगे। चलिए, तो पहले हम देखते हैं राम निहाल का चरित्र चित्रण। राम निहाल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जो मन के अंदर जो कल्पना करता रहता है, जो सपना देखता रहता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बन जाऊँगा, मैं वैसा बनूँगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। वो सिर्फ कल्पनाएं कर सकता है। तो वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति कैसा? कल्पना के द्वारा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए वो क्या करता है कि एक जगह पर वो नौकरी नहीं करता, जगह जगह भटकता रहता है, स्थान स्थान पर वह भटकता रहता है। कभी नौकरी करता है, नौकरी उसे अच्छी नहीं लगती तो कभी व्यवसाय करता है, व्यवसाय उसे अच्छा नहीं तो फिर वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी जगह से वो तीसरी जगह। इस तरह से वो क्या करता है? वह भटकता रहता है। उसका दिमाग एक भटकू दिमाग की तरह हो जाता है। वह एक स्थान पर
कभी भी स्थिर होकर रह सकता नहीं है। उसके पास वो कहीं पर भी जाता है तो उसके पास एक संदूकची और कुछ सीमित सामान होते हैं जो उसको हमेशा के लिए ज़रूरतमंद, जैसे कंघा है, तेल है, शीशा है, कपड़े एक जोड़ी, पानी की बोतल, ये सब चीज़ें जो उसकी मेन चीज़ें होती जो यूज़ करने के लिए, वो सब चीज़ों को वो अपने साथ रखता है। तो अनेक स्थान पर भटक भटक कर वो एक बार किसके यहाँ पहुँच जाता है? श्यामा के यहाँ। श्यामा एक विधवा स्त्री है जो अलग अलग छोटे छोटे बच्चे, जो अनाथ बच्चे, उनको रखती है। उन्हीं के वहाँ पर वो पहुँच जाता है। श्यामा जिस तरह से और लोगों को आश्रय देती है और बच्चों को आश्रय देती है, उसी प्रकार से वह यहाँ राम निहाल को भी आश्रय देती है। श्यामा के वहाँ उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह अपने घर में ही रह रहा हो। उसे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ समय के लिए राम निहाल वहीं पे रहने लगता है। राम निहाल को श्यामा का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है। वो बहुत ही सच्ची और अच्छी मित्र तथा संरक्षक की छवि उसमें देखने को मिलती है। कहानी में राम निहाल की मन स्थिति को प्रकट किया गया है। कहानी का अन्य पात्रों, मनोरमा के व्यवहार एवं पात्रों से यह संदेश होता है, यह संदेह अर्थात शक, जो मैंने आपको लेसन के अंदर बताया कि शक किसे कहा गया। तो राम निहाल को क्या शक होता है? जो विधवा स्त्री होती है, जो श्यामा, उसे बहुत अच्छी तरह से रखती है, तो उसे शंका होती है कि मैं कहीं श्यामा से प्रेम तो नहीं कर बैठा। यह उसका सिर्फ संदेह है। लेकिन और जब उसे ऐसा लगता है कि मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ, तो वह कायर की भांति उस जगह से भागना चाहता है। लेकिन यह सब चीज़ें श्यामा समझ जाती है और श्यामा उसके मन को भाप जाती है और उसके संदेह को दूर करने का प्रयत्न करती है। दूसरा पात्र हम देखेंगे यहाँ पर श्यामा। श्यामा एक विधवा स्त्री है और बहुत ही समझदार स्त्री है जो आदर्श से परिपूर्ण है। वह अकेली होने के कारण, उसका समय न निकलने के कारण वह क्या करती है कि जो दीन दुखी बच्चे होते हैं, जो असहाय बच्चे होते हैं, वह उन्हें अपने घर में आश्रय देती है और उन्हें देख रेख उनकी करती है। उनके विचार विवेकशील एवं परिपक्व होते हैं। वह मानवीय गुणों से युक्त है। राम निहाल को भी जब वह अपने वहाँ आश्रय देती है तो उसे अपना भाई जैसा ही मानती है और राम निहाल को अपने मित्र, अपना हितैषी तथा अपनी संरक्षिता में उसका मार्गदर्शन करती है। वह यह नहीं समझती कि एक पुरुष है और उसे अपने यहाँ आश्रय नहीं देना चाहिए। वह ऐसा नहीं करती। वह उसे भी अपना भाई समझकर उसे आश्रय देती है और अपनी कुशलता तथा दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसे यह पता चल जाता है कि जो राम निहाल है उसके मन में कुछ शंकाएं पनप रही हैं। उस शंकाओं को भी श्यामा दूर करती है। श्यामा को पता चल जाता है कि उसे श्यामा और मनोरमा, ये दोनों के प्रति उसे एक शंका है, जो वह समझता है कि मैं मनोरमा से भी प्रेम करता हूँ और श्यामा से भी। लेकिन श्यामा यह दोनों बातों को उसे दूर करती है और उस शंका को दूर करके उसे साफ शब्दों में कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा सिर्फ भ्रम है। जाओ, तुम मनोरमा के पास जाओ। मनोरमा सिर्फ तुम्हारी तुमसे रक्षा चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रज किशोर उसे धोखा दे दे। यहाँ पर एक पात्र और है जो ब्रज किशोर नाम से, लेकिन उसका परिचय नहीं दिया गया है। ब्रज किशोर यहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में आया हुआ है जो मोहन बाबू की देखभाल करता है, जो मोहन बाबू का डॉक्टर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। तो श्यामा इस सब चीज़ों को जानती है। तो श्यामा कहती है राम निहाल से कि तुम्हें ये सिर्फ शंका है, तुम सिर्फ वह मनोरमा तुम्हें अपना दोस्त, अपना मित्र मानती है, वह तुम उसकी सहायता करो। तुम जल्दी से जाओ पटना और पटना जाकर मनोरमा की
सहायता करो। आपको किससे सहायता करनी है? ब्रज किशोर से। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रज किशोर उसे धोखा दे दे, और जब उसकी सहायता पूरी हो जाए उसके बाद तुम पुनः मेरे घर वापस आना और यहीं पर तुम आराम से यहीं पर रहना। इस तरह से श्यामा अपनी बुद्धि का परिचय देती है। तीसरा पात्र है मोहन बाबू। मोहन बाबू यह मनोरमा के पति हैं। यह मानसिक तनाव से पीड़ित हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि संसार में कोई उनसे निश्चल प्रेम नहीं करता, सब उनके साथ विश्वासघात करते हैं। वे बहुत ही भावुक एवं संवेदनशील व्यक्ति हैं। वे चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिले जो निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करे। कोई भी ऐसा व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता कि जो निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करे। उन्हें कभी कभी ऐसा भी शक जाता है कि उनकी पत्नी भी उनसे प्रेम नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मनोरमा है वो सचमुच अपने पति से प्रेम करती हैं, लेकिन मोहन बाबू को उन पर शंका जाती है। वे शक करते हैं कि मुझसे मनोरमा प्रेम नहीं करती। जब मनोरमा को ऐसा लगता है कि इनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो वह ब्रज किशोर नामक एक उनके निकट संबंधी हैं, उनसे वह इलाज कराने के लिए अपने पति को लेकर आती हैं। तो मोहन बाबू को लगता है कि यह भी ब्रज किशोर के साथ मिलकर मुझे पागल सिद्ध करना चाहती है, और मेरी जितनी भी दौलत है, जितनी भी मेरे पास संपत्ति है, सब ब्रज किशोर और मेरी पत्नी दोनों हड़पना चाहते हैं। ऐसा मोहन बाबू के मन में शक है। यहाँ पर जितने भी पात्र हैं, सभी पात्रों को एक दूसरे के प्रति शक संदेह है। तो उसे ऐसा लगता है जैसे मोहन बाबू को लगता है कि ब्रज किशोर और मनोरमा दोनों मिलकर यह षड्यंत्र में शामिल हैं। दोनों ही मुझे पागल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनोरमा निर्दोष है। मनोरमा सचमुच चाहती है कि उसके पति अच्छे हो जाएं। इसी वजह से तो वह ब्रज किशोर के पास अपने पति को सुरक्षित रखना चाहती है और उनका इलाज कराना चाहती है। इस प्रकार कहानी में मोहन बाबू के संदेह को प्रस्तुत किया गया है। चौथा पात्र देखेंगे मनोरमा, जो मोहन बाबू की पत्नी है। मनोरमा सचमुच बहुत ही सुंदर, सुशील और आकर्षक व्यक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। वह मोहन बाबू की पत्नी है और सच्ची नारी धर्मव्रता पत्नी है। वह सचमुच यह चाहती हैं कि मेरे पति मानसिक तनाव से दूर हो सकें, उनकी जो परेशानी है उससे वह हट सकें। इसकी यह भी इच्छा है कि वह ब्रज किशोर तथा मनोरमा को लेकर उसके प्रति द्वारा फलित भ्रम संदेह को दूर करना चाहती हैं। मनोरमा को पता है कि उसके जो पति हैं मोहन बाबू, वह ब्रज किशोर और मोहन बाबू दोनों को लेकर उस पर शक करते हैं, लेकिन मनोरमा ये भी चाहती हैं कि जो इनके मन में जो भ्रम पैदा हो रहा है वो भ्रम किसी भी तरह से दूर हो सके और यह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती है और वह यह चाहती है कि मेरे पति अच्छे हो जाएं। वो हमेशा अपने पति का हित चाहती है, लेकिन उनके पति के मन में जो शंका बैठ गई है वह दूर नहीं हो पाती। थोड़े समय के लिए तो राम निहाल भी मनोरमा के आकर्षित रूप को देखकर मुग्ध हो जाता है। उसे ऐसा होने लगता है कि राम निहाल को ऐसा होने लगता है कि जैसे मनोरमा उससे प्रेम करती है। हकीकत में ऐसा नहीं है। यह सिर्फ राम निहाल का भ्रम है कि राम निहाल को ऐसा लगता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है, बल्कि ऐसा नहीं है। मनोरमा एक सच्ची पतिव्रता नारी है। जब उसे ऐसा लगता है कि ब्रज किशोर सचमुच इन दोनों को धोखा देने का प्रयत्न कर रहा है, हम दोनों को उसने अपनी जाल में फंसा लिया है, तो इस जाल में से मुक्त होने के लिए वह क्या करती है कि राम निहाल को पत्र लिखकर ब्रज किशोर से
अपने और अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करती है। अब हम देखेंगे संदेह लेसन का भावार्थ अर्थात कथानक। अभी हम यहाँ देखेंगे सभी पात्रों का परिचय। कथानक में देखेंगे, भावार्थ में देखेंगे कि राम निहाल यहाँ पर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वह व्यक्ति दिन रात यहाँ वहाँ भटकने का प्रयत्न करता रहता है। उसका मन कहीं नहीं लगता, ना तो वो अच्छा कमा सकता, ना तो एक जगह रह सकता। वह एक जगह ना रह सकता था, ना एक जगह कमा सकता था, ना तो कभी नौकरी करता है, कभी व्यवसाय करता है। उसका मन एक जगह नहीं लगता। उसे ऐसा कह सकते हैं कि वो स्थान स्थान पर भटकता हुआ व्यक्ति है। वह अपनी जीवन की उन्नति में अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए वह कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करता है। वो बोलता है मैं किसी भी तरह से और आगे बढ़ूं। तो उसकी जो कल्पना शक्ति है उसके सहारे वो जीना चाहता है और वह एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से वो भटकता रहता है। एक समय वह श्यामा के घर ऐसे ही भटकता हुआ वह एक बार श्यामा के घर पहुंच गया। श्यामा एक विधवा स्त्री है जो अकेली रहती है। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए छोटे छोटे बच्चे जो आसपास के बच्चे हैं उन बच्चों को अपनी शरण में लेती है, अपने पास रखती है। जो दीन बंधु बच्चे हैं, जिन बच्चों की कोई सहायता करने वाला नहीं है, उनकी वह सहायता करती है। उन्हें वह अपने साथ रखती है और सब बच्चों को अपने साथ रखकर जो खुद खाती है वो उन बच्चों को भी खिलाती है और उनका पालन पोषण करती है। उसी बीच यह जो राम निहाल है यह भी वहाँ पहुँच जाता है। राम निहाल को भी वह अपने भाई की तरह उसे रखती है, उसकी संरक्षिका बनकर रहती है, उसकी हितैषी, उसकी मित्र बनकर रहती है। लेकिन जो राम निहाल है, जो आलसी, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वह उस पर कुछ अलग ही शक करने लगता है। वह उसे अपना भाई समझती है, लेकिन वह श्यामा से कुछ उसके मन में श्यामा के प्रति भी प्रेम की आशंका होती है उसे खुद। तो वह क्या करता है कि श्यामा के घर भी वह बहुत ज़्यादा समय रुकता नहीं है, क्योंकि श्यामा का परिवार भी, श्यामा जहाँ रहती है वो परिवार भी इतना अच्छा है, वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और श्यामा भी उसे अच्छे से रखती है। जब वो ये सब देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं श्यामा को धोखा दे रहा हूँ। यह सोचकर वह क्या करता है कि अपना बोरा बिस्तरा, अपना सामान सब कुछ बांध कर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। यह सब चीज़ श्यामा को पता चलती है तो श्यामा उसे आदेशात्मक रूप में कहती है कि तुम जो शक कर रहे हो वह सब गलत है। जब श्यामा ने अपनी तस्वीर राम निहाल के हाथ में देखी तो वह समझ गई और उसे समझाने लगी, उसका शक दूर करने लगी कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, यह सब जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो आदेशात्मक रूप से उसे कहती है और वह शंका से उसे मुक्त करने की कोशिश करती है। आगे जहाँ राम निहाल काम करता था, किसके दफ्तर में काम करता, दफ्तर अर्थात ऑफिस, तो वह ब्रज किशोर के ऑफिस में काम करता था जब राम निहाल, तब राम निहाल के वहाँ पर एक दंपत्ति आया हुआ था जिसका नाम था मनोरमा और मोहन बाबू। तो मोहन बाबू की जो मनोस्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। उसे ऐसी शंका थी मोहन बाबू को कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो ब्रज किशोर हड़पना चाहता है। और मोहन बाबू को तो अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि मनोरमा और ब्रज किशोर दोनों मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते हैं, मुझे मानसिक तरह से प्रताड़ित करना चाहते हैं और यह दोनों मिलकर मुझे पागल साबित करके मेरी जितनी भी संपत्ति है वह संपत्ति को वो हड़पना चाहते हैं। ऐसा मोहन बाबू के दिमाग में शक रहता है। एक बार ब्रज किशोर राम निहाल को कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम राम निहाल को कहता है कि तुम ब्रज किशोर और मनोरमा को नौका विहार के लिए गंगा तट पर ले जाओ, इन दोनों को गंगा तट पर ले जाओ, थोड़ा उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मोहन बाबू जो होते हैं वो बेचैन और परेशान प्रतीत होते हैं। उनके मन में जो शंका भर गई है, जो उनके मन में शंका है
वह शंका से मुक्त हो पाते नहीं हैं। जब राम निहाल ब्रज किशोर और मनोरमा को दोनों को साथ में ले जाकर नौका विहार करने जाता है, तो उस समय राम निहाल के साथ जो मनोरमा बातें करती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मनोरमा उसके ऊपर आसक्त है, जबकि ऐसा नहीं है। तो राम निहाल को ऐसा शक आता है कि जैसे मनोरमा भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार उसके मन में ऐसा लगता है। और ब्रज किशोर अवश्य कोई षड्यंत्र रच रहा है। यह किसे लगता है? मोहन बाबू को लगता है, और उसे ये भी लगता है कि मेरी पत्नी भी उस चीज़ में शामिल है। मनोरमा अपने पति की मानसिक स्थिति से दुखी है। वो नौका विहार के समय मनोरमा के हाव भाव तथा वार्तालाप से राम निहाल को यह संदेश हो जाता है कि मनोरमा मुझे प्रेम करती है और श्यामा उससे प्रेम करती है। और राम निहाल को ये भी लगता है कि श्यामा भी उससे प्रेम करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे मनोरमा और श्यामा दोनों ही इससे प्रेम करती हैं। इसी कारण उसके अनेक पत्र राम निहाल को लिखे हैं। अब जब श्यामा को सब बात बताता है वो राम निहाल, तो राम निहाल कहता है कि अगर मनोरमा मुझसे प्रेम नहीं करती तो इतने सारे पत्र मुझे क्यों लिखती। तो श्यामा क्या करती है कि संपूर्ण कथा सुन लेती है जब राम निहाल के मुँह से। तब वो राम निहाल के शंका को दूर करने के लिए उसे समझाती और कहती है कि ब्रज किशोर से अपनी तथा अपनी पति की सुरक्षा के लिए वो तुम पे पत्र लिखती है, मात्र सहायता के लिए तुम्हें पत्र लिख रही है, कि न कि वो तुमसे प्रेम करने लगी है। तुम सबके प्रति ऐसे संदेह व्यक्त क्यों कर रहे हो? इस तरह से वो समझाती है। उसी समय श्यामा ने राम निहाल के हाथ में स्वयं का चित्र भी देखा, तो उसने वो बात भी प्रस्तुत की। वह शीघ्र ही भाप गई कि राम निहाल के मन में मेरे अर्थात श्यामा और मनोरमा दोनों के प्रति उसे प्रेम की आशंका है। अंत में श्यामा क्या करती है? उसके संदेह को दूर करते हुए उसे आदेशात्मक स्वर में कहती है कि तुम पटना जाओ और वह मुसीबत में फंसी हुई मनोरमा तथा मोहन बाबू को ब्रज किशोर के चंगुल से छुड़ा लाओ, और छुड़ाने के बाद तुम वापस इसी घर पर अर्थात मेरे घर पर तुम वापस यहीं पर आओगे। जो तुम्हारे मन में शंका पनप रही है वह कोई शंका नहीं है, यह कुछ भी नहीं है, सब कुछ गलत है, सब कुछ निरर्थक है। इस तरह से श्यामा राम निहाल का शक दूर करती है और मनोरमा का जो राम निहाल के मन में मनोरमा के प्रति प्रेम का जो शक है उसे भी दूर करती है। हम इस लेसन में देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति सभी को शंका है, सभी को शक है, लेकिन अंत में सभी की शंकाओं का निदान होता है, सभी की शंकाएं दूर होती हैं और अंत में राम निहाल मनोरमा की रक्षा के लिए वहां पहुंचता है और उसकी रक्षा कर अर्थात ब्रज किशोर के चंगुल से छुड़ाकर वो वापस श्यामा के घर लौट आता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह भावार्थ समझा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपको ये भावार्थ समझ में नहीं आया, मुझे पता है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर इसमें से आपको कुछ कठिन शब्द लग रहा हो तो आपकी जो वर्क बुक है उसके अंदर शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसमें सभी कठिन शब्द दिए गए हैं, आप उसमें देखकर उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे कहानी का उद्देश्य कि कहानी का उद्देश्य क्या है। अब देखेंगे कहानी का उद्देश्य। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित संदेह कहानी जो लिखी है उसके अंदर मनुष्य की मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यहाँ पर अलग अलग पात्रों को अलग अलग ढंग से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य परिस्थितियों के आधार पर अन्य व्यक्तियों के हाव भाव, संवाद, बोलने चालने की अदाओं पर लोग कभी कभी गलत सोच बैठते हैं, कभी कभी संदेह का रूप धारण कर लेते हैं और मनुष्य मानसिक रूप से टूट जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है
वो संदेह हर एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। हम किसी के दिमाग में नहीं समझ सकते कि कौन व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोच रहा है। तो सभी व्यक्ति कभी न कभी संदेह का रूप धारण कर लेती है। यह संदेश भविष्य में मानसिक रोग का कारण बन जाती है कि हम किसी के विषय में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, दिन रात उठते बैठते जब हम ज़्यादा किसी के विषय में सोचने लगते हैं तो वह एक मानसिक रोग का कारण बन जाता है। अतः इस संदेह को दूर करना भी नितांत आवश्यक था। जो ये संदेह हमने जो जयशंकर प्रसाद ने संदेह लिखा है, वो संदेह तो था सभी के मन में, लेकिन अंत में इस संदेह को दूर करना भी अत्यंत आवश्यक था। कहानी के पात्र राम निहाल एवं मनोरमा बाबू मोहन बाबू दोनों संदेह से ग्रसित हैं। एक तो राम निहाल को भी दोनों पर संदेह रहता है, मनोरमा और श्यामा पर, और मोहन बाबू को भी अपनी पत्नी और ब्रजकिशोर पर संदेह रहता है। तो ये दोनों कैसे पात्र हैं? संदेह से ग्रसित, संदेह से घिरे हुए पात्र हैं। अंत में श्यामा राम निहाल का संदेह दूर करती है तथा अनुमान है कि राम निहाल ने भी मनोरमा की सहायता कर उसके पति के मन में अपने भ्रम को अवश्य अपने तथा ब्रजकिशोर के भ्रम को अवश्य दूर किया होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये लेसन है उसके अंदर सभी एक दूसरे पर शंका करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपसी जीवन में जो हमारा आपसी जीवन है, जो आज का आधुनिक समय है, जो वर्तमान समय है, इस समय में भी व्यक्ति इसी प्रकार का व्यक्ति है कि व्यक्ति कभी ऐसा नहीं सोचता कि जो मैं या मेरी पत्नी या मेरी बहन, किसी न किसी पर व्यक्ति को कभी न कभी शंका होती रहती है। लेकिन शंका अगर सच हो तो सही है, लेकिन अगर शंका सही नहीं होती तो यह एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। चाहे हमारे घर की बात कहें, चाहे बाहर की बात करें, अगर कभी हम ऐसा शंका रूप जो वातावरण हम घर में फैला देते हैं तो ये जो शंका रूप वातावरण होता है तो वो कितना बड़ा रूप ले लेता है और कितना बड़ा झगड़े का रूप ले लेता है। जब तक हम उसकी नींव को, जब तक हम उसको अंदरूनी चीज़ को, जब तक हमें पूरी तरह विश्वास न हो जाए कि यह बात सही है, अगर हम विश्वास न हो और हम उस बात को सही साबित करने की कोशिश करें तो वो बात कभी साबित नहीं हो सकती, वह सिर्फ संदेह का रूप ले सकती है। लेकिन किसी बात को हमें जानना है, किसी बात को हमें सत्य साबित करना है तो पहले हमें उसकी नींव तक जाना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ इस लेसन में भी ऐसा ही है कि राम निहाल कुछ जानता नहीं है, कुछ पहचानता नहीं है, बस किसी ने उससे अच्छी तरह से मीठी मीठी बातें कर ली, किसी ने उससे अच्छे से बातें कर ली तो बस उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो सामने वाला जो पात्र है वो मुझसे प्रेम करता है। और जो पत्र उसने लिखकर भेजे थे मनोरमा ने राम निहाल को, तो उसने सिर्फ अपनी सहायता के लिए उस पत्र को लिखा था। कभी भी मनोरमा ने अपने आप को यह साबित करने की कोशिश की है कि मैं राम निहाल से प्रेम करती हूँ, यह उसने कभी नहीं कहा। उसके बावजूद भी राम निहाल ये समझ बैठा कि मनोरमा मुझसे प्रेम करती है, वह एक भारतीय नारी है, जबकि ऐसा कभी हो सकता नहीं है। तो उसे इस चीज़ का पता था कि राम निहाल को सिर्फ ऐसा शक था कि वो मुझसे प्रेम करती, लेकिन मनोरमा को अच्छी तरह से पता था कि मैं मेरे पति से सिर्फ प्रेम करती हूँ, मैं उनसे प्रेम नहीं करती, सिर्फ उसकी सहायता वो चाहती थी। उसी प्रकार से राम निहाल श्यामा पर भी शक करता है। श्यामा उसे अपने भाई के रूप में इतने अच्छे से रखती है, उसके रक्षित की तरह रखती है, उसे उसकी रक्षा करती है, उसे खाना वाना खिलाती है, उसको अपने घर रखती है, सब कुछ उसकी देखभाल करती है। तो बस राम निहाल को ऐसा लगने लगता है कि श्यामा भी उससे प्रेम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। श्यामा विधवा होते हुए भी, अकेली स्त्री होते हुए भी वह अपने चरित्र को पवित्र रखती है, वह अपने चरित्र को एकदम नारी, एकदम भारतीय नारी की तरह रखती है। लेकिन राम निहाल के हाथ में जब वो अपनी तस्वीर देखती है तो वो उसे खुलासा करती है और उसकी वो शंकाओं को भी दूर करती है। इस तरह से हम किसी से न जाने न पहचाने
अचानक हमें किसी के ऊपर संदेह या शक नहीं करना चाहिए। चाहे यह लेसन की बात हो, चाहे आपके परिवार की बात हो, किसी की भी बात हो, जब तक हमको उसकी नींव तक हम नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उसकी नींव तक नहीं जाएं, तब तक हमें किसी पर शक करते रहना नहीं चाहिए। कभी किसी पर शक बिना बात पर नहीं करना चाहिए। चलिए, आप सभी को ये लेसन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि एक चीज़ को हमने बहुत बार समझाया है, इसीलिए सभी को ये लेसन समझ में आया। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके सब प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।